तो दोस्तों, आज हम लोग सेट्स में लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है वेन डायग्राम। ठीक है। तो ये वेन डायग्राम क्या होता है कि वेन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अलग अलग सेट होता है ना, उसके बीच में हम लोग एक रिलेशनशिप को डायग्राम के रूप में हम लोग दिखाते हैं। ठीक है। थ्रू डायग्राम हम लोग अलग अलग सेट के बीच में हम लोग रिलेशनशिप को दिखाते हैं। तो वेन डायग्राम में क्या होता है कि पहले जो एक होता है कि हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है। ये रेक्टेंगल क्या करता है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। ठीक। और उसके अंदर जो भी यूनिवर्स सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, उसको हम लोग सर्कल के रूप में इंडिकेट करते हैं। तो ये क्या हुआ, सबसेट। ठीक। तो आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है। तो वेन डायग्राम यही है। जैसे देखिए ये फोटो में मैंने दिखाया ना, यू। यू मतलब यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के रूप में। तो यू के अंदर जो भी वो एलिमेंट पाया गया वो सब यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है। फिर ए, ये सर्कल के बाहर ए मैंने लिखा ना, ए के अंदर ये सब एलिमेंट है, 2 4 6 10 8। समझे। तो अगर कोई पूछा इसके थ्रू कि ए बताओ, तो ए को क्या आप लिखेगा, 2 4 6 8 10। और यू को ये सारा एलिमेंट। फिर इसमें देखिए ये दूसरे वाले फिगर में क्या है, दूसरे वाले फिगर में एक यूनिवर्सल सेट तो है ही है, रेक्टेंगल के अंदर जितना एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट है। फिर दूसरा है कि ए, आउटर सर्किल जो देखिए ये आउटर सर्किल, आउटर सर्किल ए है। ठीक है। अब ये आउटर सर्किल ए है तो एक सेट ए हो गया। तो ए को आप क्या लिखेगा, अगर कोई बोलेगा ए क्या है, तो 2 8 4 6 10। यह है ए के अंदर जितना एलिमेंट है सब मैंने लिख दिया। उसके अंदर ए के अंदर एक बी भी है। तो बी के अंदर क्या है भाई, बी के अंदर वाला सर्किल में क्या है, तो देखिए 4 और 6। ठीक है। दो ही एलिमेंट है, 4 और 6। तो इससे क्या पता चलता है कि बी जो है सबसेट है ए का, हम लोग बोल सकते हैं ना। और ए और बी दोनों जो है सबसेट है यू का, यू का तो सब सबसेट रहता है। तो इस तरीके से। तो बेसिकली हम लोग वेन डायग्राम से हम लोग डिफरेंट बहुत सारे सेट जो होते हैं उनको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है, यूनियन ऑपरेशन। कौन कौन सा ऑपरेशन हम लोग सेट में कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि सपोज आप दो सेट लिए, ठीक है, ए और बी। तो ए और बी अगर आप दो सेट लिए तो ये दोनों का जो भी एलिमेंट है, मान लीजिए ए का कोई एलिमेंट, मैं ए का एलिमेंट ले लिया 1 2 3। ठीक। यूनियन मैं बी का ले लिया 3 4 5। अब ये दोनों का यूनियन निकालना है तो ए का तो सारा एलिमेंट आएगा ही, और जो कॉमन एलिमेंट है वो भी रहेगा, प्लस बी का भी सारा एलिमेंट रहेगा। ठीक है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है। और कॉमन एलिमेंट को हम लोग एक बार ही लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ 3 जो है कॉमन है, तो यूनियन में एक बार ही आएगा। ठीक है, क्योंकि सेट में रिपीटेटिव एलिमेंट नहीं आता है। तो ए यूनियन बी ये हुआ। तो इसको अगर इक्वेशन के रूप में लिखते हैं तो बेसिकली क्या लिखते हैं, एक्स कॉलन एक्स, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। तो जो ए यूनियन बी का है, इसमें जो एलिमेंट है वो ए को भी बिलोंग करता है और बी को भी बिलोंग करता है। ठीक। फिर कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। चाहे ए यूनियन बी निकालिए चाहे बी यूनियन ए निकालिए, दोनों का रिजल्ट बेसिकली सेम होगा। ठीक है। फिर एसोसिएटिव ला, ए यूनियन बी पहले निकालिए, उसके बाद उसको सी से यूनियन कीजिए। चाहे बी यूनियन सी पहले निकालिए, उसके बाद ए से उसका यूनियन कीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। एसोसिएटिव ला ये होता है। आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको प्रूफ कर सकते हैं इजिली। फिर देखिए ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए, और फाइव मैंने क्या बताया था, एम्प्टी होता है। ठीक है।
एम्प्टी एलिमेंट, एम्प्टी सेट। तो फाइव में तो कोई एलिमेंट है नहीं, और ए के साथ अगर फाइव को हम करेंगे तो सारा एलिमेंट ए का ही रिप्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियसली ये आंसर ए ही होगा। अगर ए को ए के साथ यूनियन करेंगे तो इसको आइडम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, तो ऑब्वियसली ए ही आएगा, क्योंकि दोनों में तो सेम ही एलिमेंट है ना, तो ए को ही रिप्रेजेंट करेगा। फिर ये यू से तो आपको पता ही यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को अगर ए से कीजिएगा तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट जो है, ए का सारा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है, तो यूनिवर्सल सेट ही ना आएगा। इसको आप एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। अब चलिए मान लीजिए आपको वेन डायग्राम से ए यूनियन बी दिखाना है, तो कैसे देखिएगा। सपोज ये मेरा यू है, और यहाँ पे मैं दो सर्कल लिया, एक ए है और ये एक बी है, ठीक। ये मान लीजिए बी है, ऐसे कुछ कॉमन एलिमेंट है। तो ये जो हुआ ना, ये सारा एलिमेंट, ये आपका, ये सारा जो है ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। जो भी मैं कलर कर रहा हूँ, ये सारा एलिमेंट ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ए यूनियन बी आपका ये हो गया। ए का भी सारा पार्ट है, बी का भी पार्ट है, और दोनों के बीच जो कॉमन है वो भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन में तो हम लोग सारा एलिमेंट ले रहे थे ना, ए का भी ले रहे थे, बी का भी ले रहे थे, और कॉमन एलिमेंट भी दोनों का ले रहे थे। बट इंटरसेक्शन के केस में बच्चों सिर्फ हम लोग कॉमन एलिमेंट को लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर ए में मेरा मान लो, सेम एग्जांपल में लिया 1 2 3 है, और बी में मेरा 3 4 5 है, तो अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी, ये सिंबल इंटरसेक्शन का है, यूनियन में यू था ना, तो इसका उल्टा। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर पूछा तो आप डायरेक्टली ये दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, थ्री है ना, तो डायरेक्टली आप थ्री कॉमन एलिमेंट को लिख सकते हैं। वही मैंने यहाँ पे वर्ड के रूप में लिखा है, ए एक्स कॉलन एक्स एलिमेंट ऑफ ए, वहाँ पे एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी, मतलब दोनों में वो कॉमन होना चाहिए। एंड का मतलब वही हुआ ना, कॉमन दोनों में होना चाहिए। फिर इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। एसोसिएटिव लॉ इसमें ही फॉलो होता है। फिर देखिए यहाँ पे, अब देखो फाइव जो है एम्प्टी सेट है, ए में तो सारा एलिमेंट है, तो अगर ये दोनों को इंटरसेक्शन का है तो दोनों के बीच कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा ना, तो ऑब्वियसली ये फाइव होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर यूनिवर्सल मैट्रिक्स, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इसका इंटरसेक्शन निकालोगे सेट का, तो ए का तो सारा एलिमेंट कॉमन है यू में, बट यू का सारा एलिमेंट नहीं है ना, तो ऑब्वियसली ये आंसर ए आएगा जो कॉमन है। ए इंटरसेक्शन ए ही होगा। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हम लोग इस फॉर्म में ये लिख सकते हैं, इसी कारण इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यूनियन के ऊपर, यूनियन के ओवर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, इसलिए। अब इसको सपोज हमको वेन डायग्राम से दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। ये रेक्टेंगल बनाया सेम वे में, ये यूनिवर्सल मैट्रिक्स दिखा रहा है, यहाँ दो सर्कल लिया, ठीक। ये ए है, ये बी है। अब ये दोनों का कॉमन क्या है, ये है ना, तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है यही आपको ए इंटरसेक्शन बी दिखा रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरा नेक्स्ट। अब देखो डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अगर दो सेट है ए एंड बी, और वो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वैसा सेट को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। और डिसजॉइंट सेट को भी हम लोग दिखाते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं कि एक एग्जांपल ये 1 2 3 है, और बी इक्वल टू क्या है, 4 5 है। अब बताइए, अगर हम इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है, तो इसको फाइव से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। फाइव का मतलब नल सेट या एम्प्टी सेट, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। फिर दूसरा होता है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स जैसे
उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी, दो सेट का डिफरेंस या बी माइनस ए। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, अगर ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वैसा एलिमेंट, एक सेट ए का सारा एलिमेंट जो कि बी में नहीं हो। ठीक है, तो कैसे हम देखेंगे, एग्जाम्पल ले लीजिए, ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक, और बी में ले लेते हैं 3, 4, 5, 6। अब देखिए यहाँ पे ए में 3 और 4 जो है, बी में भी है 3 और 4। अगर मुझे कोई बोला कि ए माइनस बी निकालो, तो हम क्या बोले, अगर ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो ए का वैसा कौन सा एलिमेंट है जो कि बी में ना हो। तो बी में कौन नहीं है, 1 और 2, बाकी 3, 4 तो है ना, तो ए माइनस बी निकालेंगे तो ये होगा। अब सपोज कोई बोला कि बी माइनस ए निकालो, तो बी का एलिमेंट कौन सा, बी का कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं हो, तो 5 और 6। तो बी माइनस ए अगर इसको पूछेगा तो इसका आंसर होगा 5, 6। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ए माइनस बी करेंगे तो ए का एलिमेंट चेक करेंगे जो कि बी में ना हो, अब बी माइनस ए करेंगे तो बी का एलिमेंट चेक करेंगे जो कि ए में ना हो। ठीक है, इसलिए मैं एग्जांपल के रूप में आप लोगों को दिखा दिया। अगर इसी को मैं वेन डायग्राम के थ्रू अगर आपको बोलूं, ए माइनस बी और बी माइनस ए मुझे रिप्रेजेंट करके बताओ, तो कैसे करोगे, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ठीक, ये ए है, ये बी है, यूनिवर्सल सेट है। तो ए माइनस बी क्या हुआ, ये वाला पोर्शन जो कि बी में नहीं आ रहा है, और बी माइनस ए क्या हुआ, ये वाला पोर्शन जो कि ए में नहीं है। इसको हम बोल देंगे ए माइनस बी, और ये वाला के पोर्शन को बोलेंगे बी माइनस ए। ये आप लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट अगर किसी सेट का निकालना है, जैसे सपोज मान लो कि यू तो यूनिवर्सल सेट है, ठीक, और ए जो है उसका सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। देन अगर तुम्हें बोला गया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालो, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हुआ, सारा एलिमेंट, वो सारा एलिमेंट जो कि ए में ना हो, खाली यू में हो, तो वो हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में कैसे देखेंगे, बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट को पहले ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे डैश होगा, ए डैश से, यहाँ पे भी डैश होगा, मैंने तो ए डैश से दिखाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या करता है, यूनिवर्सल मैट्रिक्स माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल मैट्रिक्स में का सारा एलिमेंट जो कि ए में ना हो, यही हुआ ना कॉम्प्लीमेंट। इनडायरेक्टली वे में ए का वो सारा एलिमेंट जो कि ए में तो है ही है, तो यू में जो ए में जो नहीं है वही होगा यूनिवर्सल मैट्रिक्स में जो पाया गया। अब देखो एग्जाम्पल में, जैसे मान लो हम यूनिवर्सल मैट्रिक्स ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, और ए में मान लिए हम 3, 4, 5। अब तुमको बोला कि ए का कोई कॉम्प्लीमेंट निकाल दो भाई, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने में क्या करोगे, 3, 4, 5 तो ऑलरेडी ए में है ना, तो यूनिवर्सल मैट्रिक्स, यूनिवर्सल सेट में कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, 1 और 2, तो 1 और 2 यहाँ पे लिख देंगे। यही हो गया आप तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत आसान है, जो ए में एलिमेंट ना हो, जो खाली यू में हो, तो वो एलिमेंट को लिख दो। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट वही करते हैं, यू माइनस ए, इनडायरेक्टली वे में। अब देखो कॉम्प्लीमेंट का भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी इसमें कॉम्प्लीमेंट्स लॉ है। अगर हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। ये तुम चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, तो देखो ये जो है क्या बोल रहा है, ये मान लो ए है, ये है यू है। अब ए तो ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक, और कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए का कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर वाला सारा पोर्शन, यही है ना, ये वाला पोर्शन क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब
ए यूनियन और ये एक कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो पूरा तुम्हारा यूनियन ही दे रहा है ना, तो यूनिवर्सल सेट दे रहा है, तो इसका ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन ए बार, तो कोई कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। देखो ये वाला पोर्शन अंदर वाला है, ये वाला पोर्शन बाहर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई भी कॉमन नहीं मिला, तो इसमें इसका आंसर 5 होगा। ठीक। फिर डिमॉर्गन्स लॉ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना कि अगर ए यूनियन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट कंबाइन निकालेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसी का उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी का ज्वाइंट कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर ये क्वेश्चन, ये सब तुम एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इजीली, या वेन डायग्राम के थ्रू। अगर ये जो है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक सेट है, उसका डबल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो सेम सेट ही देगा। जैसे तुम चेक भी कर सकते हो, ये जैसे हम लोग किए ना, अभी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बोला, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए के बाहर वाला एलिमेंट। ठीक, ये वाला हो गया। अगर ये बाहर वाले एलिमेंट का वापस से हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, वापस से अंदर वाला ही आएगा ना, तो ऑब्वियसली ये ए ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वही बोल रहा है। फिर वैसे ही बताया कि लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, अगर तुम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ऑब्वियसली वो यूनिवर्सल सेट देगा जिसमें सारा एलिमेंट है। अगर यूनिवर्सल सेट का तुम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो वो एम्प्टी सेट देगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो तुम लोग याद रखना। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि तुम लोगों को बहुत मदद करेगा यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड। पहला जो फार्मूला है एन ए यूनियन बी, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट ये बता रहा है ए यूनियन बी में। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ये कब होगा, इफ, इसका कंडीशन है जब तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है, मतलब ये डिसजॉइंट सेट रहेगा, तब ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। दूसरा क्या है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ऊपर वाले फॉर्मूला में मैं क्या बोला, एन ए इंटरसेक्शन ये 5 है, तब अगर एन ए इंटरसेक्शन बी 5 है मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा ना ऊपर वाले केस में। इस कारण मैं डायरेक्ट एन ए प्लस बी लिखा था। इसको इजिली आप प्रूफ, तुम लोग प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, प्रूफ करना बहुत आसान है, बुक में ऐसे दिया हुआ है। अगर तुम लोग किसी को डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसका प्रूफ भी करवा दूंगा इनमें से कोई भी थ्योरम का। अब देखो लास्ट जो है फॉर्मूला जो है ये 3 सेट के लिए है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला जो हैं ये बहुत काम आएंगे, ये जेई मेंस के पेपर में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं इस फार्मूला से। तो चलो नेक्स्ट, अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम कहाँ गया, पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि हमको ए यूनियन बी निकालना है, जहाँ की ए बी सी डी हम लोग को 3 4 सेट दिया हुआ। तो ए यूनियन बी के लिए मैं डायरेक्ट, हम बताया था ना कि ए का भी सारा एलिमेंट होना चाहिए और बी का भी सारा एलिमेंट होना चाहिए, और कॉमन एलिमेंट एक बार ही आना चाहिए। तो चलो, तो ए का कौन कौन सा एलिमेंट है, 3 है, 5 है, 7, 7 दोनों में कॉमन है, 9 है, 11 है। ठीक है, 7 9 11 दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखा, और बी में एक आ गया खाली 13, तो ये हो गया ए यूनियन बी। देखा कितना आसान है। फिर बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया, क्या कि दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो देखो
11 और 13 दोनों में कॉमन है, तो वो दोनों को लिख दो, 11, 13 बी इंटरसेक्शन सी। अब ये देखो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये क्या बोल रहा है कि ये जो है ए में भी, इसका मतलब क्या हुआ, ए में भी कॉमन होना चाहिए, सी में भी कॉमन होना चाहिए, डी में भी कॉमन होना चाहिए, मतलब तीनों में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन हो। तो चलो देख लेते हैं। सी में 11, 13, 15 है, और डी में 15, 17 है। ठीक है, डी में 15, 17 है, सी में 11, 13, 15 है, तो 15 सी और डी में कॉमन आ गया। ठीक है, और ए में तो है ही नहीं, ए में और सी में 11 कॉमन है, तो ऑब्वियसली ये तीनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट है नहीं है कि तीनों में हो, प्रेजेंट हो। तो इसको क्या बोल देंगे, 5। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं मिला कॉमन तो आंसर हो गया 5, एम्प्टी सेट। तीसरा, चौथा क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन डी निकाल लेंगे। ए यूनियन डी निकाल लो, कॉमन ए और डी का कॉमन एलिमेंट, और कैसे निकाल लेंगे, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 15 है, 17 है। ठीक, इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे, 7, 9, 11, 11 का 13 और 15। अब ये दोनों निकल गया, तो अब ये दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन के लिए। तो कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट आ गया, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, बस एक 15 आ रहा है, 4 एलिमेंट कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यही तुम्हारा आंसर हो गया, 7, 9, 11, 15। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। देख रहे हैं कितना आसान है। अब ए माइनस बी, ए माइनस बी मैं क्या बताया था, वो एलिमेंट ए का जो कि बी में ना हो। तो देखो 7, 9, 11 बी में है, तो बचा कौन सा, 3 और 5, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 3 और 5। ये वैसे ही सी माइनस डी, सी का एलिमेंट वैसा जो डी में ना हो। तो देखो 15 तो दोनों में है, तो बचा कौन सा एलिमेंट, 11 और 13, तो 11 और 13 हम लिख देंगे। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट दे दिया। अब बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये जो नीचे गिवन सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। चलो एक एक करके फाइंड कर लेते हैं। ए क्या है, ए बी सी, और कॉम्प्लीमेंट निकालना बताया था ना कि जो भी ए में एलिमेंट प्रेजेंट है उसको छोड़ के बाकी वाला जो भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में वही हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए बी सी तो ऑलरेडी है, तो बचा क्या, डी ई एफ जी एच, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। उस तरीके से बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, बी का क्या हो जाएगा, डी एफ जी तो ऑलरेडी है, तो इसको छोड़ के कौन कौन सा ए में है, ए बी सी और एच, बी का कॉम्प्लीमेंट निकल गया। सी का क्या है, ए सी ई जी, तो बचा कौन सा, बी बचा, फिर डी बचा, फिर एफ बचा, फिर एच बचा, यही बचा ना। अब डी, डी का कौन कौन सा बचा, देखो ए है, तो ए तो है, तो बी में ले लूँगा, सी ले लूँगा, डी ले लूँगा, ई ले लूँगा, बस, और तो कोई नहीं है ना। हाँ, तो ये देखो कितना इजी है कॉम्प्लीमेंट निकालना। जो भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है उसको छोड़ दो, बाकी को लिख दो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो वेन डायग्राम मैंने बता दिया हूँ, चलो एक का मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ए यूनियन बी कैसे बताया था, ये यूनियन है, रेक्टेंगल से यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, कुछ कॉमन एलिमेंट है, ये ए ये बी। अब ए यूनियन बी क्या हुआ, ये पूरा एलिमेंट। अब हमको इसका कॉम्प्लीमेंट दिखाना है ना,
तो कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए यूनियन बी के बाहर वाला, मतलब ये पूरा, ये, ठीक है, ये तुम्हारा ए यूनियन बी हो गया। ठीक, ये तुम्हारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर उसी तरीके से दूसरा का भी मैं बता देता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे निकालेंगे, इसका सिंपल है, ए हो गया, ये बी हो गया, मान लो ए, ये बी। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अच्छा एक काम करेंगे, इसको और तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली यही सेम जो इसका डायग्राम हम ड्रॉ किए वही इसका डायग्राम होगा, है कि नहीं। फिर इसका देखो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर ए इंटरसेक्शन बी तो ये वाला होता है ना, ये वाला, ये वाला पोर्शन। तो कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो इसको छोड़ के बाकी जो भी है, ये पूरा एलिमेंट, ठीक है, ये पूरा जो है ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखो, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश को लिख सकते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों का वेन डायग्राम मेरा सेम है, ठीक है। चलो अब देखो क्या बता रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोगों को फिल करना है अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट से। तो अब बताओ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बताओ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनिवर्सल मैट्रिक्स होगा, यूनिवर्सल सेट, हम लोगों ने पढ़ा था ना। कैसे बताता हूँ, वेन डायग्राम से समझो। ये ए सेट है, तो ए का तो सारा एलिमेंट है हो गया, और कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया ए का, इसके बाहर वाला है। तो ये पूरा मिला के अगर यूनियन निकाल रहे हैं तो ये पूरा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ना, तो इसका यूनिवर्सल सेट। दूसरा क्वेश्चन, 5 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब देखो, हम लोग प्रॉपर्टी में देखे थे कि 5 का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। मतलब इनडायरेक्टली वे में क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो ऑब्वियसली ए ही आएगा, है कि नहीं, कॉमन तो ए ही है ना यूनिवर्सल सेट में, तो ए आएगा। फिर देखो, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों में तो कोई कॉमन नहीं आएगा। देखो ये बताया था ना, ये एग्जांपल, ए ये है और ये वाला पोर्शन ए डैश है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है ना, तो ऑब्वियसली इसका नल सेट आएगा 5। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा था, चलिए, पहला बोला था कि 20 टीचर जो है मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाता है, ठीक है। तो मैथ्स के लिए एम ले लिया और पी से मैं पी फिजिक्स को दिखा रहा हूँ, तो एन यूनियन पी इक्वल टू क्या दिखा रहा है, 20, ये दिया हुआ है। 12 टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, तो नंबर ऑफ मैथ्स टीचर कितना है, एन एम 12। फिजिक्स कितना पढ़ा रहा है, मैथ और फिजिक्स दोनों 4 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो एम इंटरसेक्शन पी इक्वल टू 4। और मेरे को पूछ क्या रहा है, फिजिक्स का टीचर कितना है, यही पूछ रहा है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था ना, क्या देखा था, एन एम यूनियन पी इक्वल टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, एन एम यूनियन पी कितना है 20, एन एम कितना है 12, ये हमको नहीं पता है तो इसको एन पी ही रहने देते हैं, और ये कितना है 4, तो मेरा कितना हो गया, एन पी इक्वल टू 12 में से 4 गया 8, और इधर चला गया
20 माइनस 8 12। तो आंसर हो गया ये 12 आंसर। ठीक है, 12 टीचर जो है फिजिक्स पढ़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन में ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए। 200 इंडिविजुअल है जिसको स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है। 120 हैड एक्सपोज टू केमिकल C1, ठीक। तो हमको दिया हुआ है कि NC1 इक्वल टू जो दिया हुआ है 120। दूसरा क्या है, केमिकल C2 में जो एक्सपोज हुआ उसका संख्या कितना है दिया हुआ है 50। तो ये 50 ले लिया। एंड 30 जो है दोनों में जो एक्सपोज हुआ, मतलब C1 इंटरसेक्शन C2 दिया हुआ है आपका 30, जो कॉमन है दोनों का, ठीक। और टोटल यूनिवर्सल सेट का सम दिया हुआ 200। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि हमको फाइंड करना है C1 एक्सपोज केमिकल C1 में बट C2 में नहीं, मतलब ये हमको फाइंड करने बोल रहा है C1 इंटरसेक्शन C2। तो इसको हम लोग निकालने के लिए वेन डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मल ऐसे फॉर्मूला से तो बनेगा नहीं, फॉर्मूला से ही बना सकते हैं। तो पहले वेन डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। ये C1 है, ये C2 है, ठीक। ये C1 C2 ये यूनिवर्सल सेट। अब C1 का संख्या कितना दिया हुआ है 120, C2 का कितना दिया हुआ है 50, दोनों का कॉमन जो है ये कितना दिया हुआ है 30। अब हमको पूछ रहा है कि ये C1 में तो है, केमिकल C1 में, बट C2 में नहीं है, मतलब हमको ये वाला पोर्शन खाली निकालना है, ये वाला पोर्शन, समझे। तो क्या हो गया 120 तो पूरा C1 है और इसमें 30 कॉमन है, तो कितना हो गया 120 माइनस 30 कितना हो गया 90। तो ये डायरेक्ट इसका आंसर 90 आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखें वेन डायग्राम से बहुत आसान होता है। केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। तो इसमें क्या बोल रहा है केमिकल C2, इसमें आपको पूछा है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, C1 का कंपोज कॉम्प्लीमेंट, मतलब C2 तो पूरा है, ठीक है, और C1 का पोर्शन इतना कॉमन है तो उसको हटाना है, उसको नहीं लेना, तो ये वाला पोर्शन। तो इसका कैसे निकलेगा, ये टोटल 50 है C2, इसमें 30 कॉमन है, तो कितना आंसर हो गया इसका 50 माइनस 30 20, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है N केमिकल C1 और केमिकल C2, ठीक है। मतलब एक और मैं फोटो बना ले रहा हूँ क्योंकि उसमें ये ये C1 है, ये C2 है। अब ये बोल रहा है कि ये टोटल कितना था 120, ये कितना था 30, ये कितना था 50, ठीक। अब देखिए जब ये टोटल 120 है, अब C1 यूनियन C2 निकालना हम लोग को, C1 यूनियन C2। तो टोटल जब 120 है तो इतना इतना का वैल्यू कितना होगा, अभी हम लोग निकाले ना 90, ठीक। इसका कितना आया था 90, ये शेडेड पोर्शन का। फिर इसका कितना है, इसका हम लोग अभी निकाला था 20, 50 माइनस 30 20। तो यूनियन क्या हो गया, ये वाला पोर्शन प्लस ये कॉमन वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, तीनों का सम। तो तीनों का सम कितना हो गया 90 प्लस 20 प्लस 30। तो टोटल कितना हो गया 140। ये आपका आंसर। तो देखा बच्चों कितना आसान है वेन डायग्राम मेथड से सॉल्व करना।
अगर इस क्वेश्चन को आप हम लोग फार्मूला के थ्रू सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको वेन डायग्राम से ही ट्राई करना सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम एग्ज़ाम में भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।